भाई गुड आफ्टरनून है। कैसे हालचाल? बढ़िया है भाई। सेफ रहना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। बहुत बहुत ज्यादा हेल्थ सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। सो स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। आज नया चैप्टर, ऑसिलेशंस खत्म किया लास्ट टाइम, आज वेव शुरू कर रहे हैं। बट वेव्स शुरू करने में और ऑसिलेशंस खत्म करने में कोई खास फर्क नहीं है। आस्क मी। वेव्स, ये जो चैप्टर 15, इट इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 14। चैप्टर 14 के ही आइडियाज को उठा करके इसमें लगा दिया गया और नए आइडियाज उठा लिए गए। फॉर एग्जाम्पल, सर ऐसा क्यों कह रहे हो बता देता हूं। चैप्टर 14 वाज ऑसिलेशंस, आई होप यू रिमेंबर। उसमें हमने सिंगल पार्टिकल को ऑसिलेट करते हुए देखा, ईदर टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन। सिंगल पार्टिकल, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो लोडेड स्प्रिंग हो, स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम हो, जो भी हो, बट सिंगल पार्टिकल था और वो टू एंड फ्रो अपने मीन पोजीशन से अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा था। तो सर वो तो ऑसिलेशन था। वेव्स में क्या है भाई? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर सिंगल पार्टिकल ना होकर बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसिडरेशन में लिया जाए, देन you get what is the oscillations of a number of particles. This pattern will give rise what is called a waveform or simply a wave. तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि मीडियम के जो जितने सारे पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल बाउंड टुगेदर बाय इलास्टिक फोर्सेस एंड वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए एक पार्टिकल को डिस्टरबेंस मिलता है तो फिर उसके बाद दूसरे को मिलता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इट्स वेरी मच सिमिलर। सपोज 10 बंदे लाइन में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तुम पहले बंदे टच करके खड़े और तुम पहले बंदे को धक्का मारो अगर, डोंट यू अग्री, जैसे ही तुम उसको धक्का मारोगे वो पीछे जाएगा और जो धक्के की एनर्जी उसको मिली है वो नंबर 2 को देगा। नंबर 2 वो धक्का लेगा, पीछे जाएगा, नंबर 3 को देगा, और इस तरह डिस्टरबेंस फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से होते हुए एंड तक पार्टिकल 10 तक पहुंच सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टिकल 10 तक पहुंचने में काफी सारी एनर्जी खत्म होगी, इसलिए पहले नंबर को जितना बड़ा झटका पड़ा उतने बड़ा झटका नंबर 10 को नहीं पड़ेगा। बट you are talking about propagation of disturbance outwards in the medium. Let me give you an example. बगैर एग्जाम्पल के तो फिजिक्स समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बकेट पड़ी है एक और उसमें पानी भरा हुआ है एंड सडनली तुम एक छोटा सा पत्थर बीच में ड्रॉप करते हो, ठपाक। उस पत्थर के ड्रॉप करने से डोंट यू अग्री पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और वहां से उस पॉइंट पे जहां पे पत्थर पड़ा वहां से रिपल्स क्रिएट हुई हैं और वो आउटवर्ड्स फैलने लगेगी, बीच में से शुरू होगी और बकेट के एज तक पहुंचना शुरू करेंगे हर दिशा में। ऐसा नहीं कि एक दिशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, नहीं, हर दिशा में। नाउ द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज, बीच में डिस्टरबेंस आया और वहां से रिपल्स पैदा हुई, यू कैन सी दोज रिपल्स, आप अपने घर पे भी ये कर सकते हो। तो क्या बीच में से पानी निकल के एंड तक जाता है? क्या जा रहा है? क्या पानी जा रहा है? नहीं, पानी तो जहां है वहीं है। पानी के पार्टिकल्स सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। इफ यू आस्क मी, द पार्टिकल्स आर ओनली ऑसिलेटिंग, इट इज द डिस्टर्बेंस, द एनर्जी दैट इज मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बकेट till the edge of the bucket. So that is a very important part, and that is the prime reason why the first thing I'm going to define is called disturbance. What is a disturbance? A disturbance is an external push or a pull, it can be a force, that sets the particles of the medium into performing simple harmonic motion. So पार्टिकल्स बेचारे शांत बैठे थे सारे और उनको एसएचएम परफॉर्म कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है वो ये डिस्टरबेंस प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने वो धक्का मारा था वो हुआ, या आपने पत्थर छोड़ा था वो हुआ। तो वो सारी चीजें डिस्टरबेंस है जो सारे पार्टिकल्स को एसएचएम करने पे मजबूर कर देती है। एंड व्हेन डिस्टरबेंस इज गिवन
to one particle, to a particle, the particle starts performing SHM and it gives the energy, the disturbance to the other particle, to the next particle. The particle starts performing SHM and this disturbance is now given to the next particle. Is now given to the next particle and so on. So this is how disturbance propagates forward and so on. This is how disturbance propagates forward in the medium. But as I said, let me tell you, इस पूरे डिस्टरबेंस के प्रोपोगेट होने में, चाहे वो ये डिस्टरबेंस भी हो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्योंकि साउंड वेव्स आप तक पहुंच रही हैं, आपके कान तक, मेरे मुंह से निकल के आपके कान तक पहुंच रही है। तो एक सिंपल क्वेश्चन, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है जो आपके कान तक पहुंच रहा है? कोई बोलेगा सर साउंड वेव्स। आई एम सॉरी बड़ी, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। मेरे मुंह से कोई भी पार्टिकल निकल के आप तक नहीं पहुंच रहा है। मैं सिर्फ आगे की हवा को डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरे मुंह से सिर्फ डिस्टरबेंस निकल रहा है। मैं हवा को, आगे की हवा को थोड़ा हिला रहा हूं मेरे मुंह से, और वो डिस्टरबेंस आपके कान तक एयर के जरिए पहुंच रहा है। बाकी मेरे मुंह से आपके कान तक कोई मटेरियल पार्टिकल, कोई मैटर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा नहीं है। लेट दिस बी इन माइंड। सो जब ये सब प्रोपोगेट करता है डिस्टरबेंस, द शेप of the disturbance, and not of the disturbance, the shape taken by the particles of matter at any given point of time, shape of the particles of the medium is called a waveform or simply a wave. तो जब सारे पार्टिकल्स को एक साथ ऑसिलेट करते हुए देखोगे आप, तो आपको ऐसा 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 कुछ नजर आएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ वेव, एंड आई थिंक आई शुड राइट इट इन ब्लू कि इन अ वेव only energy and information propagate, only energy and information propagate, no matter particle propagates from one point to another. There is no transfer of matter from one point to another. This is a very important idea. Now you will ask me, sir, energy तो समझ में आ गया, information क्या होता है? But let me give you an example. Suppose आप लैंडलाइन पे बात कर रहे हो, लैंडलाइन फोन, आप लैंडलाइन पे बात कर रहे हो किसी से। So आपकी जो साउंड वेव्स है, जैसे ही आप बोले, दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड वो लाइन के जरिए, वो टेलीफोन के केबल के जरिए, कॉपर वायर के जरिए जाती हैं, और जिससे आप बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचती हैं। वहां पे that electrical signal is again converted into speech signal, and the person at the other end can listen to what you are saying. हेलो भाई कैसा है? तो ये जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, पहुंचा उस एंड तक, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर से स्पीच सिग्नल, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होगा और सुनाई देगा उसको, हेलो भाई कैसा है। सो ये इंफॉर्मेशन हुई। ऑल्सो आप मोबाइल पे बात करते हैं, आजकल तो लैंडलाइन पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, हेलो भाई कैसा है। तो मोबाइल में दिस साउंड सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एयर के जरिए होते हुए टावर टू टावर पहुंचती है, जिससे आप बात कर रहे हो उसके पास, एंड वहां से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिर से कन्वर्जन होता है साउंड में, और सामने वाला मोबाइल वाला बंदा ये सुन पाता है, हेलो भाई कैसा है। सो ये चीजें कन्वर्ट होती हैं फ्रॉम साउंड वेव टू ईदर एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दे प्रोपोगेट एंड रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऑप्टिकल फाइबर में लेट मी टेल यू, स्पीच सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल, एंड वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट के थ्रू वो दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, जहां पे फिर से इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम लाइट टू साउंड सिग्नल, एंड बंदे को सुनाई देता है। सो इन अ वेव ओनली एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन propagate from one point to another.
देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चाहे वो पानी की वेव हो या साउंड वेव हो, कोई भी मैटर ट्रांसफर होता नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया वेव्स के साथ अपना इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, किस किस टाइप की वेव्स होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स डू वी एक्चुअली सी। ओके, इफ आई गो टू क्लासिफाई, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वेव्स दैट वी हैव। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स, second electromagnetic waves. I'll discuss each one in detail. So types of waves. Number one, mechanical waves. What are mechanical waves? These are waves that require some sort of medium in order to propagate. So these waves require a material medium to propagate. अर्थात, let me give an example first. For example, sound waves, the best example that springs to mind, waves on a string, seismic waves, earthquake की waves जो होती है उनको seismic waves कहते हैं, etc. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, आप मेरी आवाज इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके और मेरे बीच में एयर है। ये डिस्टरबेंस एयर के जरिए प्रोपोगेट करता है और आपके कान तक पहुंचता है। अगर हम दोनों के बीच में एयर नहीं होता, वैक्यूम होता, तो मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, लाख डिस्टरबेंस दे दूं, पर यहां से डिस्टरबेंस आप तक कैरी करने वाला कोई है ही नहीं, तो आप मेरी आवाज सुन पाएंगे नहीं। सो आप मेरी आवाज इसलिए सुन पा रहे हैं बिकॉज देयर इज एयर बिटवीन यू एंड मी। ऑलराइट, सिमिलरली सीस्मिक वेव्स धरती के अंदर चलती हैं और उनको रॉक्स वगैरह चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर रॉक्स वगैरह ही नहीं होगा तो हिलाएंगे क्या वो तो वो वेव आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। उसी तरह वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, सपोज आपके घर पे कपड़े सुखाने के लिए डोरी है, आप पकड़ के झटका मारते हो तो वो वेव स्ट्रिंग पे ही चलती है ना आगे। ऐसा तो नहीं होता स्ट्रिंग छोड़ के बाजू में से निकल गई, नहीं। सो दीज वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम in order to propagate. So they require either air or string or rocks. मैं साउंड वेव्स के लिए एयर है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है, सीस्मिक वेव्स के लिए रॉक्स है, to propagate from one point to another. So these cannot propagate in vacuum, they require some medium. These are called mechanical waves. The second types of waves is electromagnetic waves, and if I were to define them, these waves do not require any medium. These waves do not, repeat, do not require any medium in order to go from one place to another. तो वो जाती कैसे बताता हूं मैं, इसका एग्जांपल तो देख लो। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, लाइट, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स है बेस्ट एग्जांपल। लाइट सूरज से आती है, फ्रॉम द सन। सन और अर्थ के बीच में क्या है भैया? कुछ नहीं है, वैक्यूम है। फिर भी लाइट आई ना हम तक। क्या लाइट को किसी मीडियम की जरूरत पड़ी यहां तक पहुंचने के लिए? नहीं सर, मीडियम नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपने आप चली आई। सो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट। तो सवाल आपके माइंड में यह पैदा हो रहा होगा कि तो फिर आती कैसे है? भाई नाम तो देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। These waves have electric field as well as magnetic field, और इनकी एनर्जी के जरिए वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये 12th स्टैंडर्ड में आएगा ही। These waves possess electric and magnetic fields, and due to their energies, electric and magnetic energies, they propagate, they move forward in the medium. तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन।
पहला मैकेनिकल देखा था, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखा था, एंड द थर्ड टाइप, ये थर्ड टाइप जो है ना ये काफी नई है, मतलब एक्चुअली ये कुछ 101 साल ही हुए हैं इस थर्ड टाइप को डिटेक्ट किए हुए. दीज आर कॉल्ड मैटर वेव्स. थर्ड इज मैटर वेव्स. सर व्हाट इज द मैटर विद दीज मैटर वेव्स? एक्चुअली नाम में ही गुण है. These waves are associated with matter particles. These waves are associated with matter particles like protons, electrons, neutrons, etc. Particles like protons, electrons, neutrons, etc. Now you will ask me, sir, matter also behaves as a wave? Yes. According to de Broglie's idea, नाम तो सुना होगा आप, उसको डी ब्रॉगली कहते हैं. डी ब्रॉग्लीज आइडिया, मैटर पार्टिकल जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे ऑल्सो डिस्प्ले वेव नेचर. सो उन मैटर पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो मैटर वेव्स है, एंड इनका डिस्क्रिप्शन क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज से हमको मिलेगा. एंड वी शैल डू दिस इन डिटेल इन क्लास 12, बट नॉट राइट नाउ. क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है. सर फायदा क्या है? सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स behave as waves, you know, एक नई चीज का जन्म होता है which is called इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बहुत से छोटे छोटे एटम्स वगैरह को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है which works on the idea of electrons behaving as waves. So this is the third and the final type of waves which is called matter waves. And now let us go to a very different type of description. मैं डिफाइन करने जा रहा हूं ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. दिस इज द डेफिनेशन दैट विल स्टे विथ अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो कोई भी टाइप की वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैटर वेव्स हो या मैकेनिकल हो, दे कैन बी फाइनली क्लासिफाइड ओनली इनटू दीज टू टाइप्स. ईदर इट इज ट्रांसवर्स और इट इज लॉन्जिट्यूडिनल. सो नाउ लेट अस गो ऑन एंड सी व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स. And on the same page, we shall see what are longitudinal waves, so that we can compare and contrast both these types of waves. Okay, सबसे पहले examples की बात हो. Transverse waves, waves on a string. इससे एक आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा. लाइट वेव्स, ये सारी जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव्स है. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का एग्जाम्पल साउंड वेव्स एक्सेट्रा. फिलहाल एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है. ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड यहां से मैं झटका मारता हूं, ठुच, इसको ऊपर उठाता हूं. तो सबसे पहले ये पार्टिकल नंबर 1 है. मैं कुछ पार्टिकल्स मार्क कर दूं. दीज आर डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, एक के बाद एक. तो जैसे मैंने झटका मारा, डिस्टर्बेंस मिला पार्टिकल 1 को, और ये पार्टिकल 1 ऊपर जाएगा. जैसे पार्टिकल 1 ऊपर जाना शुरू किया, ऑसिलेट करना शुरू करेगा, उसके साथ एनर्जी किसको मिलेगी? पार्टिकल 2 को. तो उसके बाद पार्टिकल 2 ऊपर जाएगा. एनर्जी आएगी आगे पार्टिकल 3 पे, तो पार्टिकल 3 ऊपर जाएगा. फिर आएगी 4 पे, तो 4 ऊपर जाएगा. फिर 5, फिर 6, ऐसा. सो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे एक एक पार्टिकल को मिल रहा है, एक के बाद एक. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 को झटका मारा और 7 नाचना शुरू कर दिया ना. ये एक एक से होते हुए ही आगे बढ़ेगा. अब आपने ऊपर खींचा था, अब आप अचानक नीचे खींचते हो, तो पहले पार्टिकल 1 नीचे जाएगा, उसके बाद 2 नीचे जाएगा, फिर 3 नीचे जाएगा, फिर 4 नीचे जाएगा, 5 नीचे जाएगा. तो अगर आप ऐसा झटका ढिच 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 करते रहते हो, तो ये सारे पार्टिकल्स अपने अपने उसमें एसएचएम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. एंड थोड़ी देर बाद एक बात याद रखिए, ये पार्टिकल 1 जो है ना, इट इज ओनली परफॉर्मिंग एसएचएम. डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, 2 भी सिर्फ एसएचएम परफॉर्म करेगा, 3 भी वही. सो ये सारे पार्टिकल्स सिर्फ एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं. एंड थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊं ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा. यू विल अग्री कि दिस इज द वे. जब मैं डोरी को झटका मारता हूं तो थोड़ी देर बाद वाह, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे नजर आता है.
This is the way in which the shape is seen after some time. So let me demarcate the various particles, particle 1, particle 2. You will see that the particles are at their own positions. वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर नीचे. ये पार्टिकल 2 जो है वो आगे बढ़ेगा, थोड़े टाइम बाद कैसा नजर आएगा, वो नीचे आता हुआ नजर आएगा, फिर नीचे से और नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहां यहां यहां, टिंग टोंग, ये यही करेगा. डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव, whereas this is the direction of oscillation of individual particles. So if you are looking carefully, are you looking carefully, really carefully enough, then you will see that जिस direction में propagation हो रहा है और जिस direction में oscillation हो रहा है, these are two mutually perpendicular directions. Oscillation happens like this, propagation happens like this. So this is what is a transverse wave. So here direction of oscillation of individual particles is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Light waves, waves on a string, ये सब इसी तरह oscillate करती है. And the most important idea is oscillation is perpendicular. And these waves, अब ये maximum displacement है एक डायरेक्शन में, it is called crest. ये maximum displacement है opposite direction में, it is called trough. So this wave moves as successive crests and troughs. ये फिर से crest हो गया, यहाँ फिर से trough आ जाएगा. तो maximum displacement in one direction is called crest, maximum displacement in opposite direction is called trough. This is what is a transverse wave. Now let's talk about longitudinal waves. Transverse waves की तो बात कर ली, अब longitudinal. Sound waves, भैया बेस्ट एग्जाम्पल. मैं यहां से डिस्टर्बेंस निकालता हूं अपने मुंह से. जब मेरा मुंह बंद है कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे मैंने मुंह खोला और कुछ बोला तो आगे का एयर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया. एंड ये डिस्टर्बेंस मेरे यहां से आपके कान तक कैसे प्रोपगेट करेगा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. ये देखिए पार्टिकल्स ऑफ एयर जो है वो एक जगह पे करीब आ जाते हैं, बाजू वाली जगह पे, अब बेचारे यहां पे आए हैं तो यहां पे जगह खाली हो गई तो वहां पे दूर हो जाएंगे, वापिस उसके बाजू में करीब आ जाएंगे, उसके बाद के एरिया में फिर से दूर हो जाएंगे, फिर से करीबियां, फिर दूरियां. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं, उसके बाजू में दूर जा रहे हैं, यहां करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं. दिस इज हाउ यू नो, करीब आना, दूर जाना, करीब आना, दूर जाना. ये इस तरह एयर के पार्टिकल्स मेरे यहां से आपके यहां तक पहुंचते हैं. ये जो नजदीकियां हैं इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और ये जो दूरियां हैं इन्हें हम कहते हैं रेरिफैक्शन. So compression is the region when particles come close to each other, particles of air. The region where the particles go away from each other is called rarefaction. Disturbance किस direction में propagate कर रहा है, wave किस direction में जा रही है, इस तरफ. So this is the direction of propagation of the wave. And pray look at this direction of propagation. Disturbance तो इस direction में जा रहे हैं, no doubt. बट पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या वो ऊपर नीचे कर रहे हैं इस तरह, नहीं, वो आगे पीछे कर रहे हैं. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. सो दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. So if you are looking carefully, you will see that the direction of oscillation of particles is along the direction of propagation of the wave. This is a longitudinal wave. Here, the direction of oscillation of particles is along
the direction of propagation of the wave. So the key word here is along. यहां पे it was perpendicular, ऊपर नीचे, जबकि यहां पे आगे पीछे है. So direction of oscillation of individual particles is along the direction of propagation of the wave, and this wave propagates as compressions and rarefactions. Sound wave इसी तरह मेरे यहां से आपके कानों तक पहुंचते हैं. This is a longitudinal wave. दो टूक बातें और कर दूं. Now when the air particles come close to each other, this is the region of compression. You can see particles का close to each other. इस रीजन में उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है. आई एम श्योर आप कभी बस में चढ़े होंगे, गर्दी वाली बस, भीड़ वाली बस, कितनी डेंसिटी होती है. ओह माय गॉड, इतने छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग. डोंट यू अग्री, बहुत सारे लोग हो जाने से एक दूसरे को धक्कम धक्की मार रहे हैं. सो इस रीजन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाने से डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है. सो कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर. ऑन द अदर हैंड, यहां पे देखो इतना सारा बड़ा रीजन, पार्टिकल्स बहुत कम. सो इस रीजन में, रेरिफैक्शन में, डेंसिटी इज लेस, प्रेशर इज ऑल्सो लेस. ड्यू टू प्रेशर कम्स रिस्टोरिंग फोर्स, और वो रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे पार्टिकल यहां आए, रिस्टोरिंग फोर्स उनको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, इसलिए वापस कंप्रेशन आया, फिर से रेरिफैक्शन आया. सो दिस वेव गोज एज हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर. और ये प्रेशर डिफरेंस ही आपके कान तक पहुंचेगा. हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर करके आपके कान तक पहुंचा है. आपका कान ये प्रेशर डिफरेंस रिकॉग्नाइज करता है एयर का, और ये प्रेशर डिफरेंस कान में घुसता है, वहां से कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म से दिमाग में जाता है, जहां पे ट्रांसलेट होता है कि सर ऐसा कुछ बोल रहे हैं. अच्छा, ऐसी बात है. कभी ये देखा हुआ, अचानक आप बैठे हैं और आपके कान के पास आके कोई जोर से ताली बजाए, या अचानक वहां पे कोई फटाका फोड़ दे, क्या होता है? आपका कान क्या हो जाता है? सुन्न पड़ जाता है. नथिंग इज कमिंग. क्यों? क्या हुआ? अचानक से फटाका फूटने से इतना बड़ा प्रेशर डिफरेंस हो गया आपके कान के पास, आपका कान वर्कआउट ही नहीं कर सकता, टॉलरेट ही नहीं कर पाता, शट डाउन हो जाता. फिर 2 मिनट तक शट डाउन रहता है, फिर 2 मिनट बाद जब उसको लगता है सब ठीक हो गया, वापस खुलता है वो कान. सो कान रेकग्नाइज करता है मात्र प्रेशर डिफरेंस, जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव से हमको समझ में आता है, जो हम तक पहुंचता है. हमारा कान वो सारे प्रेशर डिफरेंस रेकग्नाइज कर पाता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. दिस इज हाउ साउंड वेव्स रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एयर. ये सारे एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं. तो मैंने जैसे कहा था कि अगर बीच में एयर ही ना हो तो ऑसिलेट करेगा कौन? ऑसिलेट कोई करेगा ही नहीं, तो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा कैसे? तो साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती. नाउ इफ यू सॉ दिस, ये ऊपर नीचे तभी हो सकता है, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेन, शेप चेंज हो रहा है स्ट्रिंग का. सो ओनली दोज मटीरियल्स दैट कैन अंडरगो शेयर स्ट्रेस, उनमें ही ये इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है. सो जो मटेरियल शेयर स्ट्रेस अंडरगो कर सकते हैं, उन्हीं के थ्रू ट्रांसवर्स वेव जाती है. तो स्ट्रिंग्स है, सॉलिड्स है, उन्हीं मीडियम्स के अक्रॉस शेयर ये ट्रांसवर्स वेव जा सकती है. ऑन द अदर हैंड, यहां आता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, एंड ओनली दोज मटेरियल्स व्हिच कैन अंडरगो कंप्रेसिव स्ट्रेस लाइक लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड्स तो कर ही सकते हैं, तो उनमें लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स अच्छी तरह पास हो सकती हैं. सो लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के जरिए दे कैन अंडरगो कंप्रेसिव स्ट्रेस, सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स पास इन दिस मीडिया. ओनली सॉलिड्स कैन अंडरगो शेयरिंग स्ट्रेस, सो लिक्विड्स डू नॉट अंडरगो शेयरिंग स्ट्रेस. सो उन्हीं मीडिया में, सॉलिड्स में ही ट्रांसवर्स वेव पास हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा, वायर्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, वाटर में भी 2 टाइप की वेव्स होती हैं, कैपिलरी वेव्स, ग्रेविटी वेव्स. कैपिलरी वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, एंड कैपिलरी वेव्स आर ऑन द सरफेस एंड दे एक्ट ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जबकि ग्रेविटी वेव्स आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से नीचे तक. दरिया में वगैरह ग्रेविटी वेव्स ऊपर नीचे जाती है, कैपिलरी वेव्स आगे पीछे जाती है. ग्रेविटी वेव्स की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है. सो दिस वाज ब्रॉडली द 2 मेन टाइप्स ऑफ वेव्स
which we are going to talk about later in the future, transverse waves as well as longitudinal waves. All right, check this out. Okay, चैप्टर 14 का सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको याद होगा, द इक्वेशन फॉर एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल. एसएचएम का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. आई थिंक बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ चैप्टर 14, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो एट एनी टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इक्वेशन दिखाता है. उसी तरह मैं एक वेव का भी इक्वेशन लाना चाहूंगा. नाउ यू माइट हैव सीन हियर ट्रैवलिंग. सर ये ट्रैवलिंग का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग का मतलब है ऐसी वेव जो किसी एक दिशा में आगे बढ़ती है, उसको हार्मोनिक वेव भी कहा जाता है. सो अ ट्रैवलिंग वेव is a wave that propagates forward in any particular direction, that moves forward particular direction. And harmonic भी इसका नाम है. By harmonic, a harmonic wave means a wave. So अगर आपसे कोई कह दे ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है, तो ट्रैवलिंग का मतलब तो आगे बढ़ती हुई. तो हार्मोनिक का मतलब क्या? हार्मोनिक वेव इज अ वेव whose individual particles perform simple harmonic motion. whose individual particles. तो ऐसी बहुत सी और टाइप की वेव्स भी, हम उनमें घुसेंगे नहीं अभी. फिलहाल हम यही टाइप की वेव की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव whose individual particles perform simple harmonic motion about their mean positions. सो हम एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव का इक्वेशन ढूंढना चाहते मतलब हमारे हाथ में ही, हमको डिराइव नहीं करना. जैसे x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डिराइव नहीं करना पड़ा था, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था. उसी तरह अभी जो इक्वेशन आ रहा है उसको भी डिराइव नहीं करना है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो ध्यान से, क्या इक्वेशन होगा इस ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव का? लेट्स फाइंड आउट. सो द इक्वेशन, ध्यान से देखें, एक इक्वेशन जो बदल देगा तुम्हारी दुनिया. द इक्वेशन फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. फिलहाल मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं. मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. डन टन टन, शहनाइयां बजवा दो, इक्वेशन आ चुका है. भाई एक सेकेंड रुकना, इक्वेशन को समझने में थोड़ी सी वक्त लगेगा. y as a function of x and time is equal to a sin kx minus omega t plus phi. डोंट वरी, मैं इसके एक एक किरदार से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और दोस्ती तो करवाऊंगा ही. डोंट वरी अबाउट दैट. सो y as a function of x and time is a sin kx minus omega t plus phi. Now in some respects you might find it very similar to the equation of SHM, which was x is equal to a cos omega t plus phi. हाँ, similarities भी है, differences भी है. ये x is equal to a cos omega t plus phi पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. सो यहां पे सिर्फ x है एंड टाइम t है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, phi इनिशियल फेज. बट ये इसका मतलब क्या है सर? भाई ध्यान से देखेंगे आप, पार्टिकल जो है, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ वेव, तो वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, बराबर. वेव जो है, डिस्टर्बेंस जो है, इट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स. बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है, कैन यू सी, दे आर ऑसिलेटिंग अलोंग द वाई एक्सिस. ये जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डोंट यू अग्री? 1 जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, 3 जो है वो भी ऊपर नीचे, सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं ऊपर नीचे ही. सो पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM along the y direction. That is why particles are performing SHM
along the y direction, while disturbance एनर्जी इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, x में, while disturbance, while wave is moving along the x direction. So that is why y is a function of x and time. कि कोई भी डिस्टेंस, लेट अस से यहां से x डिस्टेंस पे, लेट मी शो यू, सपोज ये पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां से x ये ओरिजिन है, यहां से x डिस्टेंस पे इस पार्टिकल का y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है, यहां पे x की वैल्यू लगाओ, यहां t की वैल्यू लगाओ, इनिशियल फेज लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि उसका y कितना है, ये है उसका y। समझ में आया? ये लाइन से कितना ऊपर या कितना नीचे, ये आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। सो दिस इज योर न्यू बेस्ट फ्रेंड, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम, आप सिर्फ y लिखोगे तो भी चलेगा, इज a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, दिस द इक्वेशन फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक ट्रांसवर्स वेव मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव नेगेटिव x में मूव कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, लेट्स सी। फॉर अ वेव मूविंग अलोंग नेगेटिव x, quite similar equation. The equation for a transverse wave, you will see it is quite similar to this one. Transverse wave moving along नेगेटिव x डायरेक्शन इज, ध्यान देंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम इज a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस 5। डिड यू नोटिस सिर्फ एक छोटा सा फर्क, यहां पॉजिटिव x में जा रहा है तो इट इज kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, नेगेटिव x में जा रहा है तो इट इज kx प्लस ओमेगा t प्लस 5, एज सिंपल एज इट गेट्स। तो ये हो गया आपके ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन। आई वॉन्ट यू टू जॉट डाउन बोथ दीज इक्वेशंस, डायग्राम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए नया डायग्राम बनाऊंगा, प्लीज राइट दीज डाउन। ओके, तो सर डायग्राम तो बन गया, काफी बड़ा डायग्राम बना लिया सर, इतना बड़ा डायग्राम बना लिया, इसका मतलब भी समझा दो भाई। जो मैंने इक्वेशन लिखा था, which I guess was the most important equation for the day, y as a function of x and time is a sin kx minus omega t plus 5। आज इसके सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, एंड मैंने यहां पे ये 5 डायग्राम बना के ये बताने की कोशिश की है कि वेवफॉर्म कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा, at time t equal to 0, now these are a b c d e f, these are the particles of a string, this is the string and they are all performing SHM। कोई एक पार्टिकल पे अपना अटेंशन फोकस कर लो, कौन से पार्टिकल पे करोगे, b पे। ओके, मैं b पे अपना अटेंशन फोकस करता हूं, b पे ये निशान बनाते हैं। at t equal to 0, can you see b is at the topmost position? 1/4 टाइम जाने के बाद, t/4 जाने के बाद, कैन यू सी b वापस नीचे आ गया मीन पोजीशन पे। सो अगर तुम b का ग्राफ प्लॉट करो तो ये मीन पोजीशन t इक्वल टू 0 पे b यहां पे है, उसके बाद t/4 पे इट हैज कम बैक टू मीन पोजीशन, सो t/4 पे मीन पोजीशन पे आया। एक और t/4 पे, कैन यू सी इट हैज गॉन डाउन टू द लोअर एक्सट्रीम, तो t/2 पे लोअर एक्सट्रीम। एक और t/4 पे, कैन यू सी इट हैज कम बैक टू द मीन पोजीशन, फिर से मीन पोजीशन पे आया 3t/4 पे, एंड t पे पूरा वेव जाने के बाद b हैज अगेन कम बैक टू द टॉप मोस्ट, सो दिस इज वापस एट पोजीशन t। सो अर्थात कहना क्या चाह रहे हो सर, कहना यह चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स टांग 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 इसी तरह के ऑसिलेशंस परफॉर्म करते जा रहे हैं, एंड एक पूरा टाइम पीरियड हो जाने के बाद ये भी एक पूरी साइकिल
टक 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 वापिस आ जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आफ्टर वन होल साइकिल। कैन यू सी, एक पूरी वेव आगे बढ़ चुकी है। यहां से लेकर आप देखोगे, मैं अलग अलग पॉइंट्स मार्क करता हूं। सपोज ये क्रेस्ट यहां पे था, टी पे, 0 पे, फिर वो कहां गया, सी पे गया, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे। कैन यू सी, बी से लेकर, बी से क्रेस्ट शुरू हुआ, सी पे गया, डी पे गया, ई पे गया और एफ पे गया। एक पूरी वेव जाने के बाद क्रेस्ट ने इतना डिस्टेंस आगे बढ़ लिया है, एक्स डायरेक्शन में इतना आगे बढ़ चुका है, ये है क्रेस्ट। सो ये अलग अलग पार्टिकल्स के मैंने पोजीशंस बनाए हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन सी दैट दिस इज हाउ द वेव फॉर्म मूव्स फॉरवर्ड इन द एक्स डायरेक्शन, particles keep oscillating along the y direction. So this is how the wave moves forward. That is the reason why this diagram was so important. इतना टाइम इन्वेस्ट किया पर खत्म नहीं हुआ है, मैं रब नहीं करूंगा, मैं इस पूरी बात में इस डायग्राम को तो रखूंगा ही, क्योंकि अब इसके अलग अलग किरदार के साथ बात करनी है। सो सबसे पहला ए को पहचानते हो, कभी जिंदगी में मिले थे उससे, एम्पलीट्यूड, एंड ये है थीटा विच इज कॉल्ड दी फेज। और जैसा उसमें एसएचएम में x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, a वाज एम्पलीट्यूड, ओमेगा t प्लस 5 वाज फेज। यहां पे a इज एम्पलीट्यूड, kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 इज फेज। एक एक करके चीजों को पकड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला एम्पलीट्यूड, कौन है एम्पलीट्यूड? बाय द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of each particle from the mean position in the y direction. Do you see, definition is absolutely same as that, SHM. From mean position is called amplitude of the wave. भले डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है पर एम्पलीट्यूड किसका माना जाएगा? वेव का। सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, यू नो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड है और वाई डायरेक्शन में ये रहा नेगेटिव में। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो इन मैग्नीट्यूड इट इज पॉजिटिव, बट ऊपर लो तो पॉजिटिव, नीचे लो तो नेगेटिव। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। ओके, एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड is meter. Okay, it's the maximum displacement. वेव का एम्पलीट्यूड इज सेम एज एसएचएम का एम्पलीट्यूड, दोनों बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अब फेज पे चलते हैं। फेज इज द एंगल। सर एंगल कौन कवर करेगा, कितना होगा? बताता हूं, ये भी बताता हूं। ये बार बार डंडे मारने पड़ेंगे। सेकंड इज द फेज। फेज क्या होता है? Here theta is kx minus omega t plus phi is the phase of the wave at distance x and time t. At distance x from the origin. Suppose origin से x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है तो टाइम t पे उसका फेस कितना होगा, कितना एंगल कवर कर लिया होगा, ये बताता है हमको ये इक्वेशन। एंड फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज, सेम टू सेम। फेज ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। इनिशियल फेज, द फेज ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 and t equal to 0 is called initial phase. जैसे हमने उसमें देखा था वैसे ही इसमें कोई फर्क नहीं है, इट्स द सेम आइडिया। ओके, सो फाई तो हो गया इनिशियल फेज, थीटा हो गया फेज। अब इसमें दो और चीजें हैं। एक तो के है, ये डेब्यू कर रहा है आज वेव्स में, इसका डेब्यू है आज। ओमेगा लास्ट चैप्टर में भी आया था, इसको हम थोड़े वक्त से पहचानते हैं। आई होप आप पहचानते हो ओमेगा को। ओमेगा को पहचानते हो आप लोग? कोई पहचानता है ओमेगा को?
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है? चलो अच्छी बात। तो इससे पहले कि मैं ओमेगा की बात करूं, मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूं। टाइम पीरियड, जिसको नाम देते हैं बड़ा टी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, जो टाइम पीरियड हमने डिफाइन किया था एसएचएम में, वही डेफिनेशन यहां वर्कआउट करेगा। सो द टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल to complete one oscillation, is called its time period. I am sure आपने ये बात तो जरूर नोटिस करी होगी कि सपोज 0 पे बी यहां पे है, तो पूरा एक टी होने के बाद बी वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो बी यो गया, यो गया, यो गया, यो गया, यहां तक आ गया वापस। कैन यू सी, बी का वेव फॉर्म, बी का शेप वापस वहीं पे आ गया। एक पूरा ऑसिलेशन परफॉर्म कर लिया है बी ने। अच्छा, बीच में एक सिर्फ इंटरप्ट करूंगा। जब कोई पार्टिकल एक पूरा ऑसिलेशन परफॉर्म कर लेता है तो कितना फेज कवर कर लेता है वो? हाउ मच फेज? एनीवन? 2 pi? One oscillation, isn't it equivalent to a phase of 2 pi radian? You remember that? One oscillation is equivalent to a phase of 2 pi radian. अच्छा, इसे बता दिया मैंने। टाइम पीरियड टी का SI यूनिट ऑफ टी इज सेकेंड। एंड अब फ्रीक्वेंसी को तो पहचानते हैं अपने। Anybody remembers frequency? उसका सिंबल nu. The number of oscillations performed by the particle in 1 second is called frequency. So number of oscillations performed by the particle in 1 second is frequency. Nu, I'm sure you remember, is 1 by t. मैं इसको उड़ा रहा हूं, कुछ नई बात नहीं है। nu is 1 by t and SI unit of nu is second inverse और hertz, है ना? second inverse और hertz। याद तो होगा ही, या याद आता होगा भाई? किया होगा तो याद आएगा, नहीं तो राम राम। सो SI unit of nu is second inverse or hertz, and nu is also equal to 1 by t. No need to write that, we already know. Okay, so this is nu and this is 1 by t. Angular frequency, now comes the angular frequency, जिसको यहां पे ओमेगा से नवाजा गया है। Anybody knows the formula, remembers the formula for angular frequency? Omega? Yeah, go on. Isn't it 2 pi nu या 2 pi by t? याद आती है इसकी? ओमेगा is 2 pi nu या 2 pi by t, and SI unit of omega रेडियन पर सेकेंड। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में ओमेगा इज 2 पाई बाई टी प्रूव किया था, वैसे इस चैप्टर में भी मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी प्रूव कर सकता हूं आपके सामने। आई होप यू आर राइटिंग दीज टू फॉर्मूले इन योर नोटबुक्स। आर यू डूइंग दैट पीपल? ओके, अच्छा, मैं ओमेगा लाने की कोशिश में हूं। एक काम करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0, लेट्स टेक phi इक्वल टू 0। Okay, let's put x is equal to 0 and phi is equal to 0। यहां पे x को भी 0 डाल दूं, phi को भी 0 डाल दूं, तो मेरा y का इक्वेशन क्या आ जाएगा? बराबर, एक्चुअली a sin of minus omega t, but you know sin is an odd function, so sin of minus theta is minus sin theta।
ओके, एक इंपॉर्टेंट बात इस डायग्राम को देख के, डू यू अग्री, ये 0 है, ये है एक टाइम पीरियड टी, इस टाइम में डू यू सी वेव फॉर्म वापस वही फंक्शन पे आ गया? क्या ये डायग्राम इस डायग्राम के साथ मेल खा रहा है? पहला डायग्राम और आखिरी डायग्राम क्या सेम लग रहे हैं? कैन यू सी दैट? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि पहला डायग्राम और लास्ट डायग्राम सेम है? डजंट इट मीन दैट आफ्टर वन होल टाइम पीरियड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, द शेप रिपीट्स इटसेल्फ, isn't it? बराबर? So as it is a sine function, after one whole wave, I mean time t, the shape repeats itself. So इसका मतलब y has to be equal to minus a sine of omega t plus t. तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी इज माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी. ए तो कट गया, माइनस माइनस भी कट गया. डू यू अग्री फॉर दिस टू वर्क आउट दिस मच ओमेगा टी हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि हर साइन की साइकिल 2 पाई रेडियन के बाद फिर से रिपीट होती है. यू अग्री ऑन दैट कि हर साइन साइकिल, एक साइकिल 2 पाई रेडियन की, 2 पाई रेडियन के बाद क्या फिर से वही साइकिल, 2 पाई रेडियन के बाद क्या फिर से वही साइकिल. सो अगर ये दोनों इक्वल होने हैं तो ये ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट सो शेप रिपीट्स इटसेल्फ ओनली आफ्टर 2 पाई. तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई which gladly gives me omega is 2 pi by t. Is this good enough? I've proved it to you that omega की वैल्यू 2 pi by t होती है. ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड हो जाता है. एंड अब आखिरी किरदार, सर सब आ गए, ए आ गया, फाई आ गया, ओमेगा आ गया, के नहीं आया अब तक. के आएगा, उसका भी टाइम आएगा, क्योंकि के को लाने के लिए वो जिसमें से प्रकट हुआ है उसको पहले लाना पड़ेगा. करण अर्जुन को लाने के लिए सबसे पहले उसकी मां को लाना पड़ेगा ना अपने को. हाँ, मां है तो करण अर्जुन है, नहीं तो कोई नहीं है. सो मैं उस आइटम को ला रहा हूं जिसकी वजह से के आया है, और उस आइटम का नाम है डन 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 वेवलेंथ. वैसे वेवलेंथ का नाम सुना तो है हमने बहुत टाइम पहले भी, बहुत सी जगहों पे सुना है, पर आज तक कभी देखा नहीं था. वेवलेंथ डिनोट किया जाता है लैम्बडा से. नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? अंडरस्टैंड दिस, यू नो, इन वेरी सिंपल टर्म्स द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. बट वन वेव डिफाइन कैसे करेंगे? एक बात याद रहे, डू यू अग्री, यहां से लेकर ये पॉइंट तक, ये क्रेस्ट कहां पहुंचा? यहां पे. सो पहले यहां पे था, अब यहां पे पहुंचा, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं वेवलेंथ. डू यू अंडरस्टैंड दिस? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स is called wavelength. You can also call it the distance between two consecutive troughs is also called wavelength. अच्छा, but I will give you a more precise definition of wavelength. पहले ये बता दूं, the distance between two successive crests, it's a rough definition, or two successive troughs is called wavelength. It is denoted as lambda. ऐसा यूनिट इज मीटर. वेव की लेंथ, लेंथ किसमें होती है? मीटर. डिनोटेड एज लैम्बडा, एंड ऐसा यूनिट ऑफ लैम्बडा इज मीटर. अच्छा, क्या प्रिसाइज डेफिनेशन दे रहे हो? ओके, इस पॉइंट से लेकर क्रेस्ट यहां पहुंचा बरोबर, पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, डू यू अग्री बी ने कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया है ना? बी ने
एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया। एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब कितना फेज कवर कर लिया उसने? 2 पाई रेडियन। सो हम वेवलेंथ को एक नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में, विच हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये बुक में नहीं लिखा, बट जब वो कहते हैं कि 2 सक्सेसिव क्रेस्ट्स या ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, दे एक्चुअली मीन दिस इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन। जस्ट इमेजिन करो ना, यहां से लेकर 90 90 90 90 हो गया 2 पाई, तो हो गया ना, ये 2 पॉइंट्स के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई रेडियन। एंड एज अ रिजल्ट दिस डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, इज कॉल्ड वेवलेंथ। एंड अब ये के, सर वेवलेंथ तो आ गया, के कैसे आएगा? ओके, के भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और हमने ये कहा कि the shape repeats itself after 2 pi radian, isn't it? Shape repeats itself after 2 pi radian. Okay. मैं k का इक्वेशन लाने की कोशिश में हूं। अच्छा, यहां पे एक काम करते हैं, t को 0 पुट करते हैं, phi को 0 पुट करते हैं। पुट t इक्वल टू 0 एंड पुट phi इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर सिंपल है, y इज इक्वल टू a sin kx। अच्छा, एक पूरा वेव आगे बढ़ जाने के बाद, ये पूरा वेव आगे बढ़ा, कैन यू सी शेप फिर से रिपीट हुआ? सो द शेप, साइन फंक्शन है, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 1 वेवलेंथ लैम्बडा। सो फिर से y इज इक्वल टू a साइन k। सो चाहे x हो या x प्लस लैम्बडा हो, वैल्यू तो साइन की वही रहती है, क्योंकि एक पूरी साइकिल जा चुकी है। तो इक्वेटिंग 1 and 2, आप बोलोगे सर डेजा वू है, ये तो लास्ट टाइम भी यही किया था। हाँ, पर वो उसमें ओमेगा के साथ किया था, इस बार मैं के साथ कर रहा हूं। एंड बिकॉज इट इज अ डेजा वू, डोंट यू अग्री, साइन kx will be equal to sin of kx plus something only if that something is equal to 2 pi. Do you agree? So sin kx will be equal to sin of kx plus 2 pi, तभी जाके वैल्यू सेम होगी। So k lambda has to be equal to 2 pi, and as a result k lambda is equal to 2 pi, and as a result भैया k की वैल्यू क्या आएगी? 2 pi by lambda। बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। अब इस k का नाम भी बताता हूं आपको। k का नाम क्या है? तेरा नाम। k का नाम है वेव वेक्टर, या एंगुलर वेव नंबर, या प्रोपगेशन कांस्टेंट। 3 नाम है, जस्ट इमेजिन, पहली बार आया और 3 नाम। k इज कॉल्ड वेव वेक्टर और एंगुलर वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट। एंड लुकिंग एट दिस इक्वेशन, k is 2 pi by lambda, can you tell me what would be the SI unit of k? 2 pi का SI यूनिट क्या? रेडियन। लैम्बडा का क्या? मीटर। सो SI यूनिट ऑफ k इज रेडियन पर मीटर। देखा आपने, ये डायग्राम यहां तक काम आया अपने को, इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी हो जाता है। एंड आई वॉन्ट यू टू राइट दिस एंड दिस इन योर नोटबुक्स, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हमने वेव का इक्वेशन देख लिया। ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम is a sin kx minus omega t plus phi. The equation for a transverse wave moving along the negative x direction is y is equal to a
साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, मैं आपको लॉन्जिट्यूडिनल वेव का भी इक्वेशन बता दूं यार, वो क्यों रह जाए। द इक्वेशन फॉर अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, कुछ फर्क होगा उसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं, सिवाय वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब ऐसा ऐसा आगे पीछे जाता है, ट्रांसवर्स वेव मतलब ऊपर नीचे जाता था अलोंग वाई एक्सिस। सो हियर इट इज ट्रेवलिंग नॉट अलोंग वाई एक्सिस बट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एस एक्स टाइम इज ए साइन। So you might notice that the equation is very same, absolutely similar. Only on the left hand side it does not have y, because the particles in a longitudinal wave do not oscillate along the y axis, but they do SHM along the x direction. So we couldn't write here x x t. नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेव तो प्रोपोगेट हो रही है ना आगे, तो वेव एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम है, इसका पोजीशन, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन कैसा होगा वो यहां से पता चलेगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, दो वी विल नॉट यूज इट बट इट इज गुड टू नो। आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन। ओके, एंड नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी लवली आइडिया विच इज कॉल्ड वेव स्पीड। मैं पहले रफली इसको डिराइव करूंगा, फिर फॉर्मल डेरिवेशन करेंगे इसका। वेव स्पीड, precisely the speed at which a wave moves is called wave speed. सर कैसे डिराइव करेंगे? अच्छा, do you know distance is equal to speed into time? I'm sure you know that. So how much is speed? Distance over time. Can you tell me what is the distance traveled by one complete wave? Isn't it equal to wavelength lambda? And ये कितने टाइम में होता है? टाइम पीरियड t. The distance traveled, the linear distance traveled by one wave is lambda and its time is बड़ा t. So ladies and gentlemen, स्पीड को मैं v का नाम देता हूं, जिसका इक्वेशन ढूंढने जा रहा हूं मैं। डिस्टेंस कितना? लैम्बडा। टाइम कितना? t. एनीबॉडी हैपन्स टू नो व्हाट इज 1/t? वेरी गुड। सो 1/t को नू डाल दूं तो मेरा इक्वेशन फॉर वेव स्पीड क्या आता है? v is equal to nu lambda। क्या आया? v is equal to nu lambda। ये मैंने एक रफ डेरिवेशन किया है वेव स्पीड का। अब मैं यही चीज डिराइव करूंगा यूजिंग फॉर्मल डेफिनेशंस। आई होप यू जॉटेड दिस डाउन। ओके, v is equal to nu lambda। ओके, और इसको अब मैं आगे बढ़ा दूंगा, एक फॉर्मल डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फॉर्मल डेरिवेशन, वो हम करेंगे। ओके, कंसिडर अ वेव, हम हमेशा कंसिडर करके ही बैठे। कंसिडर अ वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। लेट इनिशियल फेज फाइव को मैं 0 कहता हूं, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ वेव? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। 5 को 0 ना भी लो तो भी एंड में उड़ जाएगा, सो डजंट मैटर। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा, ये वेव कुछ ऐसी है, लेट अस से ये रही द वेव एट टाइम t इक्वल टू 0। अब टाइम डेल्टा t के बाद इस वेव का शेप क्या होगा मैं आपको दिखाऊं। यू नो, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ गया होगा हर पार्टिकल का। कैन यू सी दिस? अब डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ गया। दिस इज द सिचुएशन एट टाइम t इक्वल टू डेल्टा t। द ब्लू कलर्ड फंक्शन represents delta t and the black colored function represents t equal to 0। अच्छा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? लेट्स कॉल इट डेल्टा x। सो द फंक्शन, द वेव is shown at t equal to 0। In time delta t,
the shape moves forward as shown, moves forward by distance delta x, बराबर. सो डेल्टा टी टाइम में वेवफॉर्म ने, शेप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स. thus the speed is given as delta x by delta t. so the wave is moving forward in the x direction. delta x distance travel कर रहा है टाइम डेल्टा टी में, तो what is the speed of the wave? isn't it delta x by delta t? अच्छा, now understand, ये यहां पे पार्टिकल का फेज लेटर से जो भी है, ये क्रेस्ट बना. डोंट यू अग्री, इसके बाद यहां क्रेस्ट बना है, जो फेज इसका था वही फेज डेल्टा टी टाइम के बाद इसका है. एक और डेल्टा टी टाइम के बाद, डू यू अग्री, यहां पे कोई होगा जिसका फेज यही होगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फिलहाल एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये फेज जिस पार्टिकल का है, डेल्टा टी के बाद ये फेज इस पार्टिकल का है, एक और डेल्टा टी के बाद ये फेज इस पार्टिकल का होगा. सो डोंट यू अग्री, फेज भी सेम रह रहा है इवन आफ्टर ऑल दीज टाइम इंटरवल्स. कैन यू सी दैट? आर यू सीइंग? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि ये फेज फिलहाल इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है. सो इन शॉर्ट, as the disturbance propagates forward, the different points retain their displacement, and that is possible only when phase is constant. So here, after time delta t, the phase of each particle is same in the same interval of time, and as a result, that is, फेज कितना होता है? फेज का इक्वेशन क्या होता है? isn't it kx minus omega t? so kx minus omega t has to be constant. the phase for each individual particle at a set distance will always be constant. But let me differentiate this equation with respect to time. I'm sure you know differentiation. d by dt of kx minus omega t is d by dt of constant. सबसे पहले तो मैं बंटवारा करूंगा इन दोनों का. so d by dt of kx minus d by dt of omega t. anybody telling me what is d by dt of constant? 0. अच्छा, अब इसमें से इंडिविजुअल चीजें बाहर निकालूंगा. आई थिंक ये डायग्राम काफी हो गया, इसको उड़ा सकते हैं हम. इसका कोई काम नहीं है ना, इसका काम यहीं तक था. सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरह आगे बढ़ता है, ये शेप और ये वेवफॉर्म. तो k यहां से बाहर निकला, dx by dt माइनस ओमेगा यहां से बाहर निकला. भाई dt by dt या d by dt of t, isn't it 1? तो k dx by dt माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0. तो ओमेगा को इस तरफ लेता हूं, and as a result dx by dt जो वेव स्पीड है v, isn't it omega by k? बिल्कुल सही. सो वेव स्पीड इज ओमेगा by k. अभी कोई बोलेगा सर आपने तो बोला था v इज इक्वल टू नो लैम्बडा, हमको टोपी. नहीं बेटा, टोपी नहीं पहना था, काम नहीं है मेरा वो. भाई ओमेगा इज व्हाट? isn't it 2 pi nu? and k is what? 2 pi by lambda. 2 pi cut, so nu over 1 by lambda. lambda चढ़ जाएंगे ऊपर, so you finally get v is nu lambda which is same as omega by k. कोई गलत बात नहीं, जो दिख रहा है वो सही है. so v is equal to nu lambda बताया था, which is same as v is equal to omega by k. so this is the equation for wave speed. I hope you have jotted down both these equations, people. Have you? Okay, let's move on and let's find out the speed of a transverse wave in a medium. I think that would be a very lovely idea. Speed of transverse wave in a medium.
ये तो एक जनरल इक्वेशन था वेव प्रोपगेशन का कि वेव की स्पीड कितनी होगी। पर अगर कोई ट्रांसफर, सपोज मैंने कोई डोरी पकड़ी है और उसके थ्रू एक ट्रांसवर्स वेव मैं बना रहा हूं, डोरी को झटके मार रहा हूं और वेव आगे बढ़ रही है, तो वो जो वेव आगे बढ़ेगी उसकी क्या स्पीड होगी, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी वो। सो दैट इज माय टॉपिक, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव in a medium. Now understand this. The speed of a transverse wave. Suppose ये घर की आपकी कपड़े सुखाने की डोरी है, आपने बांधा है, अगर आप उसको ढीला रखोगे और झटका मारोगे, you will see that वहां तक एंड तक जाने में उसको टाइम लगेगा। पर अगर आपने वो स्ट्रिंग को टाइट पकड़ा है और झटका मारते हो, you will see that due to the added tightness, the speed will be much more. Have you ever seen a guitar? उसमें भी स्ट्रिंग्स होती है एंड 5 या 6 स्ट्रिंग होती है और उसको पीछे से आप टाइट कर सकते हो और आप टाइट करते हो, ये जो टुनटुना बजाते हो उसकी स्पीड चेंज होती जाती है। सो उसको टाइट करने पर टेंशन बढ़ता है और उससे उसकी स्पीड बढ़ती है। सो आई विल मेंशन दैट एज अ फैक्ट, द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव depends on 2 factors. One, the tension T in the string, in the medium, and second, the mass per unit length, we'll call it mu of the medium. अच्छा, तो हम T और mu के नाम पे ये इक्वेशन बनाने की फिराक में है, पर सबसे पहली बात, do you know the dimensional formula of tension? Dimensional formula chapter 2 में किया था। टेंशन का dimensional formula isn't it same as that of force? And force का dimensional formula क्या है? Anybody remembers? m1 l1 t minus 2. I hope याददाश्त खत्म ना हो गई हो। m1 l1 t minus 2 and mu is क्या बताया था, म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। मास का क्या है m1 l0 t0 एंड लेंथ क्या है m0 l1 t0। तो ये कितना होगा फाइनली म्यू का, m1 l minus 1 t0 लगाना तो लगा, नहीं तो छोड़ दो, m1 l minus 1। अच्छा, लेट्स यूज डायमेंशनल एनालिसिस एंड इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है हमको। एक काम करो ना, सिर्फ ये T और म्यू को डिवाइड करके देखो तो क्या मिलता है। टेंशन का ये रहा m1 l1 t minus 2 और म्यू का ये रहा मास अपॉन यूनिट लेंथ m1 l minus 1। एनीवन डूइंग इट? m1 m1 तो गया, l1 माइनस माइनस 1 मतलब l2 एंड ये रहा t minus 2। Does anyone remember the dimensional formula for speed? Isn't it l1 t minus 1? So can I write this as l1 t minus 1 का स्क्वायर? Oh wow! So velocity का स्क्वायर is proportional to t by mu. This is the dimensional formula for velocity. Okay, so velocity का square proportional to t by mu or velocity proportional to root of t by mu. Let's introduce a constant of proportionality. So v is equal to c root of t by mu. Now c is a dimensionless constant. आपने देखा कितनी आसानी से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, बहुत ज्यादा आपने को मगजमारी भी नहीं करनी पड़ी। Here c is a dimensionless constant जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है एंड एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला है, एक्सपेरिमेंट में जो टल्ली हो जाता है उसको पता चलता है कि c की वैल्यू 1 है। तो अगर c की वैल्यू 1 हो तो भाई वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय mu. Can you see?
So people, please jot this down. Velocity of a transverse wave in a medium according to dimensional analysis is equal to root of T by mu, where T stands for tension in the string or whatever, and mu stands for mass per unit length. So V is equal to root of T by mu. इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. I am looking at numericals 1, 2 and 3. Kindly turn the page, kindly write this equation down and turn the page to numerical 1, 2 and 3. Okay, numerical number 1 is on the roll now. Let's take up the data. It says a string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. Okay. And the length of the string length is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? So we need time. Okay, time तो किसी के पास नहीं है, but we'll find out. Suppose ये string है, AB is a string, length is L, और यहां पे एक झटका मारा, ठीक क्या हो, तो ये वेव यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगी? भाई हम जानते हैं टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर सबसे पहले तो स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी. स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू. अब म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू इजंट इट मास अपॉन लेंथ, तो म्यू की जगह m बाई एल में यहां लगा देता हूं. सो रूट ऑफ टी बाय m by L goes up, so root of TL by m. I think I'll put values, nothing else left. So V is equal to root of tension कितना है 200, length कितना 20, and this is how much mass 2.5. By 20 by 2.5 is 8. 8 into 200 is 1600, and 1600 का root कितना 40. So the speed of the wave is 40 meter per second. Now time taken for the disturbance, मतलब wave, to go from A to B is time is distance upon speed. Distance कितना है AB, and AB कितना, isn't it length L? So L by V, लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 20 मीटर, 20 बाई स्पीड कितना मिला हमको 40, भाई 20 बाई 40 कितना हुआ 0.5. So it will take 0.5 second for the disturbance to start from A and go till B. I have used V is equal to T by mu and time is length over speed. Any problem so far? Nahi? Okay. I am looking at numerical number 2, please. Numerical 2 is very interesting and हमको थोड़ा सा इमेजिनेशन करने पे मजबूर करता है वो, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं. जैसे ही थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे सिनारियो क्लियर हो जाएगा एंड बात समझ में आ जाएगी, गल की रमत समझ में आ जाएगी कि चाहते क्या है ये लोग. ओके, तो आपके सामने पेश है खिदमत numerical number 2. Where is my book? Okay, it is right here. It says a stone is dropped from the top of a tower, height 300 meter. तो टावर की हाइट है 300 meter. Splashes into the water of a pond near the base of a tower. When is the splash heard at the top? Given that the speed of sound, कितना टाइम लगता है? Speed of sound is 340. G को 9.8 लेना है. No problem so far. So what do they want us to do? Okay, now I've got the scenario out here. ये टावर है. Okay, 300 मीटर का टावर है एंड यहां से एक पत्थर फेंका जा रहा है. You know, stone is dropped. This stone goes from here, you know, because it is falling freely, so V0 is 0. And it falls into this water here.
ये स्टोन ऐसा आता है और डिश करके यहां पे टच होता है। जैसे ये स्टोन यहां टच होता है पानी को, उसकी आवाज उठती है और वो आवाज उठ के यहां तक जाती है बंदे के कान में। सो कैन यू सी देयर आर टू पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। वन, टाइम टेकन बाय स्टोन टू गो फ्रॉम ए टू बी, and second, the time taken by sound to go from B to A. So part 1, stone goes from A to B. Okay, पहला पार्ट स्टोन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। इनिशियल स्पीड कितनी? 0, एक्सेलरेशन कितना? -g, टाइम कितना? लेट्स कॉल इट t1, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? इजंट इट -300? भाई, one of my favorite formulas of chapter 3, x is equal to v0t plus half at square। क्या अभी भी वाकिफ हैं आप इस फॉर्मूला से? v0 को लगा दिया 0, एक्सीलरेशन को -g, so this is half minus 9.8 t1 square. I'll get rid of the minus, so t1 square is 600 by 9.8. How much does that come out to be? 600 by 9.8? 61.22. Are you checking? And इसका root 7.82. Are you looking at that? Do you have that answer? Is it true? 7.82? Yes, sir. Very well. अब part 2, sound traveling from B to A. Part 2, sound going from B to A. अच्छा जी भाई, साउंड की स्पीड कितनी है? 340, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 300 मीटर। सो डिस्टेंस is speed into time. So time t2 is distance between A and B over speed of sound. Distance between A and B is 300 and speed of sound 340. Anybody can decipher t2 for me? t2 0.8 something. .882. So finally, total time taken for stone to be dropped and sound to be heard. T1 plus T2. Boy, kindly give me T1 plus T2. 7.82 plus 0.882. 8.7. Very well. So time t (8.7 seconds). I'm sure somebody out there is checking the answer. And now I'm looking at numerical number 3. Bang on target, numerical number 3. Quite same ideas. By looking at this we are doing, you can also do illustration 3 for homework. Okay, I wish you want to do illustration 3 for homework. Quite easy. यही t by mu करके v is equal to root of t by mu करके उस खेल को खत्म करना है आपको. So numerical 3 is on the roll. Okay, what is numerical number 3? It says a steel wire has a length of 12 meter. Length is 12 meter and mass of 2.1 kg. Okay, what should be the tension in the wire so that the speed of a transverse wave equals the speed of sound? V sound कितना दिया हुआ है? 343 meter per second. I think this is lovely. Now speed of transverse wave, we know that
v is equal to root of t by mu, and mu की जगह can I safely write m by l so that l goes up? V transfers, we'll call it Vt, TL by m, and they have given me the speed of the transverse wave is same as speed of sound, which is 343. Okay, lovely. So root of TL by m is 343. By squaring both sides. Squaring both sides. So TL by m is 343 का स्क्वायर. अब मैं लेंथ और मास लगा दूंगा. लेंथ है 12, mass is 2.1, and because I want the answer, so I'll take 2.1 there. 343 का square over 12. Is there anyone who is doing this? 343 का square into 2.1 divided by 12, 20588.5 है 20588.5. Tell me, is that the right answer? आया तुमको? 1 2 3 4. So T is 2.06 into 10 raised to 4 Newton. Is this an agreeable option? 2.06 into 10 raised to 4 Newton. Check it. And now going on to the last numerical of the day, I am going to do numerical 26. Kindly take your attentions to number 26. Number 26. Lovely illustration. Numerical. Okay, what does it say? Number 26 is far behind. It says earthquakes generate sound waves inside the earth. Unlike a gas, the earth can experience both transverse को S का नाम दिया है, and longitudinal, which is P. Waves. Typically, the speed of S wave is about 4 km per second. So Vs is 4 km per second, and that of P wave is 8 km per second. Vp. So ये P wave fast है, S wave slow है. Okay. A seismograph records P and S waves from an earthquake. The first P wave arrives 4 minutes before the first S wave. तो S wave को टाइम लगता है T, तो P wave तो फास्टर है ना, 4 मिनट जल्दी आ गई. सो T minus 4 minutes. अपने सब कुछ सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 4 into 60 240. सो ये भी सेकेंड में, ये भी सेकेंड, क्योंकि ये भी सेकेंड में है ना, तो मैंने सेकेंड में ही रखा है. Assuming the wave travels in a straight line, at what distance does the earthquake occur? Okay, distance find करना. अच्छा भाई, सबसे पहली बात, चाहे एस वेव हो या पी वेव, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर करेंगे. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस एंड पी वेव्स इज सेम, क्योंकि एक ही पॉइंट से चलते हैं, एक ही पॉइंट पे आते हैं. So distance traveled by S wave is distance traveled by P wave. Distance is speed into time. How much is speed of S wave? 4 km per second. Time कितना है T? ये T seconds है, T S नहीं है, T seconds. So 4 into T. Vp कितना है? 8. And how much is Tp? T minus 240. Pretty simplistic. Let's open brackets. So 4T is 8T minus 24 8s are 8 4s are 32, 3 8 2s are 16, 17, 18, 19. बराबर, ये minus 19 20 इधर चला गया. 8T minus 4T. So I am left with 4T is 19 20. Why, how much is T? 480. But we are not after time, we are after distance. So सर कौन सा फाइंड करूं, ds या dp? भाई जो भी फाइंड कर, बात तो वही है. So the distance is, वैसे s वाला अच्छा रहेगा, vs into ts is same as vp into tp,
मैं VS वाला यूज करूंगा 4 इंटू टी, दैट्स 4 इंटू टी कितना है 480, 4 इंटू 480 आई थिंक इज 1920, चेक कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ चुका है एंड आई थिंक वील स्टॉप हियर फॉर द डे एंड नेक्स्ट लेक्चर में वील गो टू स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, then we'll go to reflection of waves and stuff like that. It's going to be really interesting, so stay with me and we'll get this up. All right, so see you next time, but you stay safe. All right, bye bye.